प्यारे दोस्तों, आज हम एक रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक 22 साल के नौजवान ने जब एक 72 साल की करोड़पति औरत से शादी की, लेकिन सिर्फ 7 दिन बाद वह हैरान रह गया और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर उसने क्या किया? तो आइए दोस्तों, इस रहस्यमयी कहानी को शुरू करें। इससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि कहानी को पसंद करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस रहस्यमयी कहानी को अंत तक सुनें, बहुत मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। हसन अली एक 22 साल का नौजवान जिंदगी के बोझ तले दबा हुआ था। उसकी मां जहरा बेगम एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने कहा था कि अगर जल्द महंगा इलाज न हुआ तो उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। दूसरी तरफ उसकी 18 साल की बहन आयशा, जिसने बद्दी मुश्किल से एक मशहूर कॉलेज में दाखिला लिया था, फीस न चुका पाने की वजह से पढ़ाई छोड़ने की कगार पर थी। हसन खुद कानून की तालीम हासिल कर रहा था और साथ में एक मामूली इंटर्नशिप करता था, लेकिन उसकी कमाई से घर का खर्च मुश्किल से चल पाता था। ऊपर से उसके वालिद के जमाने का भारी कर्ज अब उसके सिर पर था। कर्ज वालों की धमकियां रोज सुननी पड़ती थीं। मां की दवाइयां उधार लेनी पड़ती थीं और बहन के लिए किताबें खरीदना भी एक ख्वाब सा लगता था। एक दिन जब हसन लाहौर की एक सस्ती चाय की दुकान पर खिड़ीदिधा अपनी जिंदगी की परेशानियों में खोया था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे गौर से देख रहा है। उसने धीरे से सिर उठाया तो सामने एक शानदार औरत खड़ी रही थी, जिनकी उम्र करीब 72 साल के आसपास होगी। उनका अंदाज ऐसा था कि कोई उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता था। सफेद रंग का महंगा शलवार कमीज, हीरे के नफीस जेवर और आंखों में गहरा आत्मविश्वास। हसन को समझ नहीं आया कि ऐसी बद्दी शख्सियत वहां क्या कर रही थी और उससे क्या चाहती थी। तुम्हारा नाम हसन अली है? औरत की आवाज गहरी थी। तुम्हारी मां जहरा बेगम गंभीर बीमारी से जूझ रही है। तुम्हारी बहन कॉलेज में पढ़ती है और तुम्हारे सिर पर भारी कर्ज है। हसन के हाथ में पकद्दा चाय का गिलास कांप गया। आप कौन हैं? उसने घबराते हुए पूछा। राबिया बेगम, औरत ने अपना नाम बताया। शायद तुमने मेरे बारे में सुना हो। हसन को याद आया। बेगम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पाकिस्तान के बड़े कारोबारी घरानों में से एक, जिसकी मालकिन राबिया बेगम थीं। अरबों की जायदाद, हाई प्रोफाइल समारोह और बेशुमार विवाद। लेकिन वह उस वक्त वहां क्या कर रही थीं और उसकी निजी बातें कैसे जानती थीं? आप मुझसे क्या चाहती हैं? हसन ने शक से पूछा। राबिया बेगम ने गहरी सांस ली और बोली, शादी। हसन को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुना। हां, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, राबिया बेगम ने साफ लहजे में कहा। हसन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या यह मजाक था? एक 72 साल की अरबपति औरत एक 22 साल के आम से लड़ी डड़ी एचके से शादी करना चाहती थी? यह कोई मजाक है? उसने हैरत से पूछा। नहीं, राबिया बेगम का चेहरा गंभीर था। यह एक प्रस्ताव है। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हारी मां का पूरा इलाज करवाऊंगी, तुम्हारी बहन की तालीम का खर्च उठाऊंगी और तुम्हारे सारे कर्ज चुकाऊंगी। हसन को लगा जैसे वह कोई ख्वाब देख रहा हो। इसके बदले में मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस मेरा कानूनी शौहर बनना होगा। शादी सिर्फ कागजों पर होगी, तुम्हारी जिंदगी पर कोई पाबंदी नहीं होगी, तुम्हें पूरी आजादी मिलेगी। हसन के लिए यह एक ख्वाबनुमा प्रस्ताव था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर भी जाग उठा। यह औरत, जो पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियतों में से एक थी, आखिर उससे शादी क्यों करना चाहती थी? क्या तुम्हें कुछ वक्त चाहिए? राबिया बेगम ने पूछा। हसन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वह जानता था कि यह प्रस्ताव किसी जाल की तरह लग रहा था, लेकिन यह भी सच था कि अगर उसने हां कह दी तो उसकी मां को जिंदगी मिल सकती थी, बहन का भविष्य संवर सकता था और उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन क्या यह इतना आसान था? उसने गहरी सांस ली और बोला, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। राबिया बेगम हल्का सा मुस्कुराई। ठीक है, लेकिन याद रखना, यह प्रस्ताव हमेशा के लिए नहीं रहेगा। फिर वह धीरे से अपनी महंगी गाड़ी में बैठी और चली गई, लेकिन हसन के दिमाग में हजारों सवाल छूट गईं। क्या यह सौदा इतना आसान था या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा था? हसन को अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी शादी 72 साल की करोड़पति औरत राबिया बेगम से हो चुकी थी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उसे समझने का मौका ही न मिला। कोई धूम धड़ाका नहीं, कोई रस्में नहीं,
बस कुछ कानूनी कागजों पर दस्तखत और कुछ गवाहों के सामने उसकी किस्मत बदल गई थी। अब वह उस शानदार हवेली का कानूनी मालिक तो नहीं था, लेकिन कम से कम उसका एक अहम हिस्सा जरूर बन चुका था। जब हसन ने पहली बार कराची में स्थित उस हवेली में कदम रखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। यह कोई आम हवेली नहीं थी, बल्कि एक महल था जो इतिहास की गवाही देता हुआ जमाने के साए समेटे हुए था। बद्दी बद्दी संगमरमर की दीवारें, ऊंचे स्तंभ जिन पर नफीस नक्काशी की गई थी, और उनसे लटकते पुराने जमाने के झाद फानूस जिनमें अब भी हल्की हल्की रोशनी झिलमिलाती थी। दीवारों पर महंगी विदेशी पेंटिंग्स लगी थीं, कुछ मुगलिया द्वार की, कुछ अजीब सी अमूर्त आकृतियों की। ऐसा लगता था जैसे ये तस्वीरें हवेली की कहानियां अपने अंदर समेटे हुए हैं। हसन आगे बढ़ा, उसके हर कदम की आहट उस विशाल खालीपन में गूंज रही थी। फर्श पर पुरानी लेकिन कीमती ईरानी कालीन बिछी थी। हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी जो मौसम की सर्दी की वजह से नहीं, बल्कि किसी अनदेखे डर की वजह से महसूस हो रही थी। हसन ने देखा कि हवेली के नौकर अजीब सा सलूक कर रहे थे। सबसे पुराना नौकर गुलजार, जो शायद 60 से 65 साल का था, झुकी हुई कमर, सूखी देह और झुर्रियों से भरे चेहरे के साथ उसकी आंखें हमेशा सहमी हुई लगती थीं। जब भी हसन उससे कुछ पूछता, वह जवाब देने से पहले इधर उधर देखता, जैसे चेक कर रहा हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। नरगिस, हवेली की नौकरानी, बहुत कम बोलती थी। जब भी वह हसन के सामने आती, सिर झुका लेती और जल्दी से काम निपटाकर चली जाती। उसकी आंखों में कुछ था जो हसन समझ ना सका, डर था या कोई गहरी उदासी। बाकी नौकर भी खामोश और सावधान थे। कोई बेवजह हसन से बात ना करता। हवेली में जितने लोग थे उतनी ही ज्यादा खामोशियां थीं। हवेली में कदम रखते ही हसन को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज थी दूसरी मंजिल का एक दरवाजा। हवेली के आंतरिक हिस्से में एक चौधी संगमरमर की सीढ़ियां थीं जो सीधा ऊपर की तरफ जाती थीं। लेकिन जब भी हसन ने वहां जाने की कोशिश की, किसी न किसी नौकर ने उसे रोक लिया। ऊपर जाना मना है साहब, गुलजार ने कहा। क्यों? हसन ने चिढ़कर पूछा। गुलजार ने जवाब देने की बजाय सिर झुका लिया। दूसरी मंजिल की सीढ़ियों के ऊपर एक बद्दा सा लकद्दी का दरवाजा था, गहरे काले रंग का, जैसे अंधेरे ने उसे घेर रखा हो। उस दरवाजे पर एक बद्दा सा लोहे का ताला लगा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि दरवाजे के ठीक ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा था जो हर वक्त उसकी निगरानी कर रहा था। हसन को यह देखकर झटका लगा। किस चीज की निगरानी हो रही थी? अगर दरवाजा बंद ही रखना था तो कैमरा लगाने की क्या जरूरत थी? क्या उस दरवाजे के पीछे कोई राज छिपा था? पहले ही दिन रात को हसन को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, घर घर, ठक ठक। यह आवाज दूसरी मंजिल से आ रही थी। हसन उठकर बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर जाने की कोशिश की, गुलजार सामने आ गया। आप यहां क्या कर रहे हैं साहब? हसन चौंक गया। गुलजार की आंखों में हल्का सा डर था। रात को यहां मत निकला करे, उसने कहा और धीरे से वापस चला गया। लेकिन हसन को उस रात नींद न आई। वह जानना चाहता था कि दूसरी मंजिल के उस बंद दरवाजे के पीछे क्या है। हसन को धीरे धीरे पता चला कि यह हवेली पहले रशीद खान नाम के एक करोड़पति ताजिर की थी, जो 15 साल पहले एक रहस्यमयी हादसे में मारा गया था। कहा जाता था कि उसकी मौत इसी हवेली में हुई थी, लेकिन उसकी लाश कभी न मिली। क्या राबिया बेगम इसके बारे में कुछ जानती थी? क्या रशीद खान की मौत कोई हादसा न थी, बल्कि कोई साजिश थी? जैसे जैसे दिन गुजरते गए, हसन को एहसास हुआ कि वह एक ऐसी पहेली में फंस चुका है जिसका हल निकालना आसान न होगा। हवेली की दीवारें कुछ छिपा रही थीं, लेकिन सवाल यह था कि वह राज क्या था। रात का तीसरा पहर था। हवेली के बड्डे जाद फानूस की रोशनी मध्यम हो चुकी थी। बाहर तेज हवाएं पैदों को झकझोर रही थीं, जैसे कोई गहरा राज सरगोशी कर रही हो। हवेली के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, मगर हसन के दिल में तूफान उठ रहा था। उसने अभी अभी सुना था कि राबिया बेगम उससे कोई बड़ा सच छिपा रही थी। वह अभी तक नहीं जानता था, लेकिन जब सच सामने आएगा तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। हसन का दिमाग चकरा गया। यह कौन सा सच था जिससे उसे अनजान रखा जा रहा था? वह बिस्तर पर लेटने की कोशिश करता, लेकिन बेचैनी उसके अंदर हंगामा मचा रही थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे पुकार रही हो। हवेली के अंधेरे गलियारों में, पुराने लकद्दी के फर्श पर छिपे राज्यों में और उस बंद दरवाजे के पीछे जो हमेशा ताला बंद रहता था,
लेकिन उस वक्त उसकी उत्सुकता राबिया बेगम के दफ्तर तक सीमित थी। जब हवेली के नौकर गहरी नींद में थे, वह धीमे कदमों से राबिया बेगम के निजी दफ्तर की तरफ बढ़ा। उनका स्टडी रूम हवेली के पश्चिमी हिस्से में था, जहां पुरानी लकड़ी की अलमारियां दीवारों से सटी हुई थीं और बीच में एक बद्धा शीशम का डेस्क रखा था। हसन ने दरवाजे पर हाथ रखा। यह खुला था। वह चुपके से अंदर गया। कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। अलमारियों पर बद्धे अक्षरों में कारोबारी समझौतों और निजी कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम लिखे थे। लेकिन उसकी नजर सीधा डेस्क पर पड़ी डी डेची, जहां कुछ पुराने कागजात और एक मोटा लिफाफा रखा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर से कुछ पुरानी तस्वीरें निकलीं। उन तस्वीरों में 2 लोग खड्डाहे थे, एक उसके वालिद मुश्ताक अली और दूसरा रशीद खान। हसन की आंखें तस्वीरों पर जम गईं। अब्बू और रशीद खान। उसने खुद से सरगोशी की, लेकिन रशीद खान के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। फिर उसने तस्वीरों के साथ रखे खत उठाए। ये रशीद खान के लिखे हुए थे। पहले खत में लिखा था, राबिया, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तुमने मेरे पैसे हड़प लिए, मेरा कारोबार बर्बाद किया। मैं तुम पर भरोसा करता था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी और बेटा मुझसे दूर हो गए। एक दिन तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। दूसरे खत में लिखा था, अगर कल सुबह मैं जिंदा न रहूं तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ राबिया होगी। उसने मुझे मेरी कंपनी से निकाल दिया। उसने मेरे करीबी दोस्त मुश्ताक को मेरे खिलाफ भड़काया। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। हसन का सिर चकरा गया। उसने जल्दी जल्दी और कागजात पलटने शुरू किए। एक तीसरे कागज पर साफ लिखा था कि रशीद खान ने खुदकुशी की थी, अपनी ही हवेली में। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। उसका दिल सूखने लगा। तभी उसे अपने पीछे एक हलचल महसूस हुई। हसन ने धीरे से मुड़ कर देखा। दरवाजे पर राबिया बेगम खद्दी थीं। उनकी आंखों में न गुस्सा था, न घबराहट, बल्कि उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी सुकून था। तो तुमने आखिरकार देख लिया, उन्होंने कहा। उनका लहजा नरम था, लेकिन उसमें एक ठंडक थी जो हसन की रीढ़ में सिहरन बनकर दौड़ गई। हसन गुस्से और डर में कांपते हुए बोला, तो यह शादी सिर्फ एक सौदा नहीं थी, यह बदला था। राबिया बेगम मुस्कुराई। बिल्कुल, लेकिन मेरे अब्बू ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, हसन ने चीख कर कहा। राबिया बेगम ने गहरी सांस ली और धीरे से आगे बढ़ी। सच का? बेगुनाह नहीं हूं। तो फिर सच क्या है? हसन ने गुस्से में कहा। सच बताओ, राबिया बेगम ने धीरे से कहा। रशीद ने खुदकुशी नहीं की थी, उसे कत्ल किया गया था। हसन सन्न रह गया। क्या मतलब? और उसकी मौत की असल वजह सिर्फ मैं ही नहीं थी, तुम्हारे वालिद भी थे। हवेली का बंद दरवाजा। हसन का सिर घूम गया। इसका सबूत कहां है? राबिया बेगम ने एक पल के लिए सोचा, फिर धीरे से बोली, हवेली की दूसरी मंजिल पर जो दरवाजा बंद है, उसके पीछे जो छिपा है, वह तुम्हें सच दिखा सकता है। हसन के रोंगटे खड़खड़े हो गए। वह दरवाजा जहां हमेशा सीसीटीवी कैमरा निगरानी करता था, वहां कौन सा सच छिपा था? हसन अब सिर्फ एक मोहरा नहीं रह सकता था। हवेली के राजों और राबिया बेगम के माजी ने उसे पूरी तरह झकझोर दिया था। उसे समझ आ गया था कि यह सिर्फ शादी का खेल नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश, लालच और बदले की कहानी थी। लेकिन वह अकेला कुछ न कर सकता था। इसलिए उसने अपने करीबी दोस्त इरफान अहमद से मदद मांगी। इरफान एक तहकीकाती पत्रकार था। तुम्हें सबूत चाहिए? इरफान ने गंभीरता से कहा। हां, और वह भी पक्के सबूत। सिर्फ हवेली की कहानियां नहीं, बल्कि असली शहादत, जिनसे राबिया बेगम को कानून के कटघरे में खाड़ी दधा किया जा सके। हंस का लहजा पक्का था। हसन और इरफान ने राबिया बेगम के कारोबारी रिकॉर्ड्स, कानूनी कागजात और हवेली के पुराने नौकरों से बातचीत शुरू की। जल्द ही उन्हें पता चला कि राबिया बेगम सिर्फ बदला लेने वाली औरत नहीं थी, बल्कि एक माफिया सरगना थी, जिनका गैर कानूनी कारोबार पाकिस्तान के कई हिस्सों में फैला हुआ था। शक भरे बैंक लेन देन, कई खुफिया खातों में करोड़ों रुपए की हेरा फेरी और हवेली के 2 पुराने नौकर जो रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब हसन को हवेली की दूसरी मंजिल पर स्थित बंद कमरे की एक पुरानी चाबी मिली।
उसने रात के अंधेरे में छिपकर वह दरवाजा खोला। अंदर एक खुफिया स्टडी रूम था, जहां पुराने कागजात, तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्डिंग्स रखी थीं। दीवारों पर अखबारों की कटिंग्स चिपकी थीं, जिनमें राबिया बेगम के शौहर रशीद खान की रहस्यमयी मौत का जिक्र था। लेकिन जो फाइल हसन को सबसे ज्यादा हैरान कर गई, उसमें उसके वालिद मुश्ताक अली का नाम था। मेरे अब्बू, हसन के हाथ कांप गए। फाइल के मुताबिक रशीद खान और मुश्ताक अली एक खुफिया प्रोजेक्ट पर मिलकर काम कर रहे थे, जो करोड़ों की जमीन से जुदा था। लेकिन जब मुश्ताक ने इस भ्रष्टाचार में शामिल होने से इनकार किया, तो वह एक रहस्यमयी हादसे में मारा गया। हसन के दिमाग में आग लग गई। यह सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी, यह उसके वालिद के कातिलों को बेनकाब करने की जंग थी। अब हसन और इरफान ने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे। वे सीधा पुलिस कमिश्नर के पास गए और सारी जानकारी पेश की। कमिश्नर पहले हिचकिचाया, लेकिन जब उसने हवेली के खुफिया कमरे से मिले कागजात देखे, तो उसे मामला समझ आ गया। अगले ही दिन पुलिस ने हवेली पर छापा मारा। राबिया बेगम को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें हथकद्दियाम लगाई गईं, उन्होंने एक खतरनाक मुस्कान दी। तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? उनकी आंखों में नफरत झलक रही थी। तुम्हारी नफरत ने तुम्हें खुद ही तबाह कर दिया, हसन ने जवाब दिया। उनका कारोबारी साम्राज्य धूल में मिल गया। हवेली को नीलाम कर दिया गया और उनकी सारी जायदाद सरकार ने जब्त कर ली। लेकिन जब अफसरों ने हसन से पूछा कि क्या वह हवेली लेना चाहता है, उसने इनकार कर दिया। नहीं, यह हवेली सिर्फ माजी के जख्मों की याद दिलाती है। मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा, बिना किसी के साए के। कुछ साल बाद हसन ने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की। उसने अपनी कानून की तालीम पूरी की और एक टेक कंपनी शुरू की। इसी दौरान उसकी शादी एक डॉक्टर आईमान शाह से हुई। आईमान की सोच भी हसन जैसी थी, मुश्किलों से लड़डी डाचकर आगे बढ़ने की। जब उनके बेटे अरीश का जन्म हुआ, हसन ने कसम खाई कि वह अपने बेटे को वह जिंदगी देगा जो उससे छीन ली गई थी। अब वह सिर्फ मुश्ताक अली का बेटा नहीं था। माजी की स्याह छाया अब भी कभी कभी उसके ख्वाबों में आती थी, लेकिन अब वह डरता नहीं था, क्योंकि वह जान चुका था कि इंसाफ की लड़ाई एक बार नहीं लड़ी जाती, बल्कि यह एक लगातार जद्दोजहद है जिसे हर नस्ल को आगे बढ़ाना होता है। तो दोस्तों, आज की यह रहस्यमयी कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो इसे जरूर पसंद करें